चैप्टर नंबर 2 से है। इंस्ट्रक्शंस आपके पास क्या है, ठीक है। ये ऑलरेडी आप जो है वो आपका पोल या MCI जो भी आप MSI जो लेक्चर पढ़ के आप कोर्स पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में अब्दुल खालिक साहब से, उससे रिलेटेड होगा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें हम जो चीज़ें देखेंगे वो ये होंगी आपके पास कि ऑपरेशन आपसे कंप्यूटर हार्डवेयर होगा, और फिर साइन और अनसाइन नंबर वगैरह आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस किस तरह से काम करती हैं। फिर ऑपरेंड्स आपसे कंप्यूटर हार्डवेयर आ जाएगा आपके पास, उसको देखेंगे हम। फिर इनको आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है ना। 01 में इंस्ट्रक्शन तो वो आ जाएंगे आपके पास। और अगर आपके पास है कोई भी C है या जावा का कोई कोड है, उसको आपने असेंबली में किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू होगा, ठीक है। ये चंद एक एग्जाम्पल दोगे, तकरीबन आपके पास 5 एग्जाम्पल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसका स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन से करते हैं आपके पास, क्योंकि आपका ओवरव्यू है लास्ट जो आपने लेक्चर कराया था। सबसे पहले आपके पास क्या है कि अगर आपने कंप्यूटर हार्डवेयर को कोई भी कमांड देनी है तो उसके लिए आप एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसको आप असेंबली लैंग्वेज नॉर्मली कहते हैं, जो आप लास्ट कोर्स में पढ़ के आए हैं। तो आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, जो आप उसमें जो चीज़ भी आप लिखते हैं उसको आप इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए आप जो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन सेट आपके पास क्या है, द वोकैबुलरी ऑफ कमांड्स अंडरस्टूड बाय ए गिवन आर्किटेक्चर। तो ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है, आर्किटेक्चर है, ये आपके पास जो है वो सारा का सारा चैप्टर इसी के ऊपर बेस करेगा। तो ये आपके पास दो तरह के होते हैं, एक आपके पास सिस्क है और एक आपके पास रिस्क है। CISC स्टैंड फॉर कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, और RISC है आपके पास रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। CISC ऑलरेडी आप देख रहे हैं, ये आपने जो माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोग्रामिंग देखी थी असेंबली में, वो सारी की सारी, वो खास तौर पर आपने जो देखी है वो आपने इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से देखी है। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर जो है वो CISC इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के साथ। तो इस बुक में हम जो है वो रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को देखेंगे। ये थोड़ी सी रिड्यूस होती है, थोड़ी सी शॉर्ट होती है इसमें, और समझने में भी आसान है आपके पास। तो यहाँ पे हम जो इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ करेंगे वो आपके पास ARM V8 होगा आपके पास। ARM V8 जो है ये आपके पास ARM होल्डिंग PLCs ने 2011 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। ARM स्टैंड फॉर एडवांस रिस्क मशीन है, ठीक है। जिस तरह से आपके पास इंटेल माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, उसी तरह से आपके पास ARM माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। आपके जो पैड्स हैं या आपके जो फ़ोन हैं, वो सारे के सारे तकरीबन जो है वो ARM माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज़ करते हैं। तो ARM इंस्ट्रक्शन सेट बहुत बड़ा है, ठीक है। जिस तरह से आप माइक्रो प्रोसेसर की असेंबली पढ़ के आए तो उसमें बहुत सारी आपने कमांड जो है वो देखनी है। इसी तरह से ARM जो इंस्ट्रक्शन सेट है ये भी काफ़ी वसी है। तो हमने पूरे का पूरा तो पढ़ना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका एक सबसेट यूज़ कर लेंगे। वी विल यूज अ सबसेट ऑफ ARM V8 इंस्ट्रक्शन इन दिस बुक। तो वो जो आपके पास सबसेट होगा तो उसको आप LEG V8 कहेंगे, ठीक है। LEG V8 जो है ये आपके पास ARM का सबसेट है। तो इसका मतलब सिंपली आपके पास ये है कि ARM सारी की सारी मैक्सिमम कमांड जो है वो LEG में मौजूद होंगी, मगर यानी कि ARM की सारी कमांड LEG में मौजूद नहीं होंगी, मगर LEG की सारी कमांड जो है वो ARM में मौजूद होंगी, क्योंकि ये इसका सबसेट है। इसमें चंद एक कमांड्स को हम देखेंगे जिसमें आपके पास अर्थमेटिक कमांड्स आ जाती हैं, जिसमें आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं।
उसके बाद आपने माइक्रो प्रोसेसर में जंप्स कमांड्स देख के आई हैं, तो उनको यहाँ पे ब्रांच कहते हैं, वो कमांड्स हम देखेंगे। वो आपके पास दो कमांड्स होंगी, एक आपके पास कंडीशनल ब्रांच जंप कंडीशनल ब्रांच होगी और एक अनकंडीशनल ब्रांच होगी। तो और एक और हम दो कमांड्स जो जिसके साथ आपका वास्ता पड़ेगा वो होंगी आपके पास मेमोरी एक्सेस कमांड्स होंगी आपके पास, कि आपने डाटा को जो है वो मेमोरी से किस तरह से रीड करना है या मेमोरी पे किस तरह से राइट करना है। तो ये तकरीबन कोई आपके पास 6-7 कमांड्स बनेंगे टोटल, जिनके साथ आपका वास्ता पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। ओके, अब जो आपके पास ARM माइक्रो प्रोसेसर हैं, ये नॉर्मली जो है इनकी जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें से एक आपके पास MIPS इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, और इसी तरह से ARM V7 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर भी आपके पास है। तो ये इसी के सबसेट हैं। ARM V8 जो है आपके पास ये 64 बिट आर्किटेक्चर है, क्योंकि ये 64 बिट तक जो आप असेंबली लिखनी है उसके लिए आप ARM V8 यूज़ करते हैं। अगर आपने 32 बिट की करनी है तो आप ARM V7 करेंगे। अगर आपने इससे कम करनी है या इससे मिलती जुलती कुछ और करनी है तो वो उसके लिए आप MIPS सकते हैं। तो नॉर्मली आपके पास जो पॉपुलर इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें आपके पास MIPS आ जाता है। MIPS इज एन elegant example of the instruction set designed since the 1980s। और फिर आपके पास ARM V7 है। ये ARM का जो है ओल्ड वर्जन है, यानी कि ये 32 बिट को जो है वो सपोर्ट करता है। ARM V7 is an older instruction set also from ARM holding PLCs, but with 32 bit address instead of ARM V8 64 बिट। तो आप याद रखिएगा कि हम 64 बिट के हिसाब से चलेंगे, 32 बिट के हिसाब से। इसी तरह से आपके पास ARM V8 is closer to MIPS than it is to ARM V7। और थर्ड आपके पास जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है वो आपके पास Intel x86 का है। ये नॉर्मली आप पढ़ के आए, और ये इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो आप PC पे या क्लाउड पोस्ट PC एरिया के लिए आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आप इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था। अब चलते हैं आपके फॉर्मल 2.2 सेक्शन ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर की तरफ। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी आपके पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के साथ आ जाएगी। तो हर कंप्यूटर जो है वो अरिथमेटिक परफॉर्म करता है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह करता है। तो अगर आपने x86 की इंटेल x86 की जो आपने समझे पढ़ के आए हैं उसमें अगर आपने ऐड करना किसी चीज़ को तो आप लिखते हैं ऐड AX, BX। और इसी तरह से अगर आपने उसके रिजल्ट को किसी जगह पे मूव करवाना है, किसी थर्ड ऑपरेंड में मूव करवाना, तो आप लिखते हैं मूव AX, CX, या जो भी आप CX, AX जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। LEG V8 में आपके लिए काफ़ी आसानी है। आप बजाय इसके कि आप मल्टीपल लाइंस का कोड लिखें, आप एक ही लाइन में जो है वो कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने ऐड करवाना है तो ऐड की एक कमांड आपके पास इस तरह से होगी, ऐड A, B, C। ठीक है, A, B और C आपके पास कोई भी 3 वेरिएबल्स हैं। आप कर क्या रहे हैं, आप B और C को जो है वो आपस में ऐड करवा रहे हैं और इनका रिजल्ट जो है वो A में स्टोर करवा रहे हैं। तो ये आपके पास LEG है, यानी कि एक ही लाइन में आप 2 को ऐड कर रहे हैं और तीसरे में जो है वो स्टोर करवा रहे हैं। तो instructions a computer, it instructs a computer to add the 2 variables B and C and to put their sum in A. This notation is rigid in that each LEG V8 architecture arithmetic instruction perform only one operation and must always have exactly 3 variables। ठीक है, यहाँ पे
ये जो कहा गया कि एग्जैक्टली 3 वेरिएबल्स, तो इस बात को आपने याद रखना है। आपने जब भी कोई भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वो LEG के हिसाब से लिखनी है तो आप उसको इसी तरह से लिखिए। ऐड की जगह आप सम लिख सकते हैं, डिवाइड लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मल लिख सकते हैं आप, मगर उसके आगे जो आपके पास वेरिएबल्स होंगे वो हमेशा 3 ही होंगे, 3 से ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे आपके पास। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी वांट टू प्लेस द सम ऑफ 4 वेरिएबल्स B, C, D एंड E। अब आपके पास 3 की बजाय आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं और आप उन चारों को जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, और ऐड करने के बाद आप जो रिजल्ट जो है वो किसी एक वेरिएबल में से, आपके पास वेरिएबल A है उसमें आपने जो है वो इसका सम जो है वो ऐड करवाना। तो इसको किस तरह से करेंगे एग्जैक्टली जैसे ऊपर आपके पास कमांड लिखी हुई है ऐड A, B, C, तो आप उसी को यूज़ करेंगे। ऐड आप कर लेंगे, सबसे पहले आपके पास जो 4 वेरिएबल हैं उसमें आप B और C को ले लेंगे, B और C को ऐड कर लेंगे आप। जब B और C को आप ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट आप जो है वो A में स्टोर करवा लेंगे। तो सिंपल उसी तरह से ऐड A, B, C करेंगे आप। अब आपके पास 2 वेरिएबल ऐड हो गए। अब आपके पास नेक्स्ट वेरिएबल है D, तो आप करेंगे ऐड। अब आपके पास रिजल्ट जो है B और C का रिजल्ट A में पड़ा हुआ है, तो A के रिजल्ट में आप जो है वो D को ऐड करवा लेंगे और रिजल्ट जो है वो वापस A में स्टोर करवा लेंगे। तो आप लिखेंगे ऐड A, D। इसी तरह से आपके पास जो लास्ट वेरिएबल पड़ा हुआ है E, उसको आपने बाकी तीनों के जो है वो सामने ऐड करवाना है, तो आप लिखेंगे ऐड A, तो इससे क्या होगा, आपका जो सम है P, C, D और E का, वो E में जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो अब आपके पास इस तरह से क्या है जी, आपके पास आपने 4 वेरिएबल्स को ऐड करवाना है और 5वें वेरिएबल में जो है उसको स्टोर करवाना है। तो ये टोटल आपका जो काम है ये 3 इंस्ट्रक्शन में जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप इसके बजाय x86 की असेंबली लिखेंगे तो आप लिखेंगे पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड B, C करेंगे आप, ठीक है। आपका जो B और C का जो रिजल्ट है वो B में स्टोर हो जाएगा। फिर आप ऐड B और D करेंगे, फिर आप ऐड D और E करेंगे और उसके बाद आप मूव करवाएंगे, जो भी B में आपका रिजल्ट पड़ा हुआ है उसको आप A में मूव करवा देंगे। तो उसमें आपके पास इंस्ट्रक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें आपके पास टोटल 3 इंस्ट्रक्शन में 5 वेरिएबल आप। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास चार्ट है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आपको। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपने जो LEG की जो असेंबली लिखनी है उसमें आपके पास टोटल रजिस्टर्स कितने हैं। तो LEG V8 में आपके पास टोटल रजिस्टर जो है वो 32 है। x86 में आपने A, B, C और D के हिसाब से किए हैं, जबकि AX, BX, CX और DX के हिसाब से आपके पास 4 रजिस्टर होते थे। उन 4 रजिस्टर्स को आप बार बार यूज़ करके असेंबली लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास टोटल रजिस्टर जो है वो 32 हैं और इनकी जो नंबरिंग है वो भी बड़ी आसान है। इनको आप X0 से X30 तक कहते हैं, ठीक है। और जो आपके पास लास्ट X31 रजिस्टर है उसको एक स्पेशल नाम दिया हुआ है XZR, ठीक है। और ये जो XZR है ये हमेशा जो है इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है, हमेशा 0 के लिए यूज होता है। इसी तरह से आपके पास 2 की पावर 62 मेमोरी वर्ड्स हैं, ठीक है। मेमोरी वर्ड 0, 4 एंड सो ऑन आपके पास 2 की पावर 62। तो एक्सेस ओनली बाय डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस LEG use byte address, so sequential double word address differ by 8 memory holds data structure arrays and spill registers आपके पास। उसके बाद इसी टेबल में आपके पास जो है वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं। इसमें डिफरेंट अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन बताई हुई हैं जिसमें आपके पास साइन और अनसाइन नंबर के हिसाब से। तो आप ऐड की इंस्ट्रक्शन अभी आपने देखी है, इसी तरह से आपके पास सब की इंस्ट्रक्शन है, तो ये आप यूज़ करेंगे।
ठीक है। इसमें बाकी जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपके पास ऐड आई इमीडिएटली, कोई भी आपके पास चीज़ है उसको यूज़ करना है तो इंस्ट्रक्शन आपके पास सिर्फ ऐड के साथ ऐड आई लिख देंगे आप। इसी तरह से अगर कोई इमीडिएट ऑपरेशन के साथ आपने दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब आई लिख देंगे आप। ठीक है। और फ्लैग्स के हिसाब से करना है तो इसी ऐड के साथ ऐसे लगा देंगे, और सब्ट्रैक्ट करना है तो इसी सब के साथ आप ऐसे लगा देंगे। ये डिफरेंट आपके पास इंस्ट्रक्शन है। इसमें आपने की जो याद रखने वाली इंस्ट्रक्शन है वो पहली दो हैं। इसके आगे जो इंस्ट्रक्शन है उनको आपने याद नहीं रखना या आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ऐड आई ये सब आई कहीं एक आध दफ़ा यूज़ होगी, अदरवाइज ये आपके पास यूज़ नहीं होगी, तो इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं। मगर आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से काम करती हैं और क्या है। ठीक है। आप सिंपली देख सकते हैं। उसी तरह से आपने x2 और x3 को ऐड करना है, उनका रिजल्ट x1 में पेस्ट करना है तो आप लिखेंगे ऐड x1, x2, x3। इसी तरह से अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट x1 में स्टोर करना है तो आप लिखेंगे सब x1, x2, x3। फिर आपके पास डाटा ट्रांसफ़र है और इसमें आपके पास काफ़ी सारी जो है वो इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं इस टेबल में, मगर आपने इसी तरह से पहली दो इंस्ट्रक्शन जो है वो उन्हीं को करनी है। तो इसमें आपके पास एक लोड की इंस्ट्रक्शन है, एक आपके पास स्टोर की इंस्ट्रक्शन है। ये आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो लोड की इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करती है और स्टोर की इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करती हैं, तो ये आपने ये दो आपके साथ जो है वो कोर्स में चलेंगी आपके साथ। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन आपके पास एंड है और है। ठीक है। तो इनकी आपको इस कोर्स में फ़िलहाल जितना हम पढ़ेंगे उसमें आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। फिर आपके पास ब्रांच है इंस्ट्रक्शन है, कंडीशनल और अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन। x86 में आपने यही जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं इनको जंप इंस्ट्रक्शंस के नेम के साथ पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो वहाँ पे भी आप कंडीशन जंप लगाते थे या अनकंडीशनल जंप लगाते थे। यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल जंप की बजाय कंडीशनल ब्रांच का लफ्ज़ यूज़ होगा और अनकंडीशनल जंप की जगह हमारे पास अनकंडीशनल ब्रांच का लफ्ज़ यूज़ होगा। तो इसमें जो पहली इंस्ट्रक्शन है, जैसे यहाँ पे CBG x1,25 है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और सेकंड अनकंडीशनल में आपके पास 2500 इस तरह की जो भी आपके पास इस तरह की ज़रूरत पेश आएगी। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप अगर आप अपने तौर पर देखना चाहें, समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। इसी बुक के आखिर पे आपको टेबल मिल जाएगा आपको डिटेल के साथ, तमाम इंस्ट्रक्शन के साथ। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप उनको रीड कर सकते हैं। अगर परेशानी हो तो आप पूछ भी सकते हैं। अदरवाइज कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके पास जो 6-7 इंस्ट्रक्शन हैं वो यूज़ हो। इसी टॉपिक को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपके पास जो अभी आपने यहाँ पे देखा है, आपने ऐड किया था A, B, C के, उसके आगे आपके पास क्या लगा हुआ है, कमेंट्स लगे हुए हैं। तो the word to the right of the double slashes on each line above are comments for the human reader। ठीक है। ये अगर आपने कमेंट्स डालने हैं तो आप कमेंट्स डालने के लिए डबल स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। उसके आगे आप जो कुछ भी लिखेंगे कंपाइलर जो है वो उसको इग्नोर कर देगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने कोड लिखा हुआ है तो आपको खुद समझ होती है या जिसको आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसको समझ आएगी कि आपने यहाँ लिखा क्या है और क्यों लिखना चाह रहे हैं और इसका मकसद क्या है। तो ये कमेंट्स आपके लिए इसलिए यूज होंगे। इसी तरह से अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस लाइन ऑफ दिस लैंग्वेज कैन कंटेन एट मोस्ट वन इंस्ट्रक्शन। ठीक है। हर लाइन जो है वो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। अनदर आपका आ जाएगा C के साथ। कमेंट्स के हिसाब से आपके पास डिफरेंस है। कमेंट्स जो है वो आपका एक लाइन के ऊपर एंड हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। और द नेचुरल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स फॉर एन ऑपरेशन लाइक एडिशन इज 3। ये पहले भी आपको कहा है कि अगर आपने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करना है तो उसके आपके पास टोटल ऑपरेंड्स जो है वो 3 यूज़ होंगे। The two numbers being added together and a place to put the sum। दो को आप ऐड करेंगे और तीसरे में जो है वो आप रिजल्ट जो है वो प्लेस करेंगे। तो इस हिसाब से रिक्वायरिंग एवरी इंस्ट्रक्शन टू हैव एग्जैक्टली 3 ऑपरेंड्स आपके पास, नो मोर एंड नो लेस।
conform to the philosophy of keeping the hardware simple. इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, इससे मिलती एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं इसको, और बेहतर है अगर आपके पास नोटबुक है तो आप इसको साथ साथ कर लें, आपकी हो जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहते लीजिए आपके पास, दिस सेगमेंट ऑफ ए सी प्रोग्राम कंटेन्स द 5 वेरिएबल A, B, C, D and E. Since Java involves on C, this example and the next will work for either high level program language. तो कहने का मकसद यह है कि आपके पास जावा जैसी आप जब लिखते हैं तो आप ये दो कमांड्स इसमें इसी तरह से लिखते हैं। आप वहाँ पे यूज़ करते हैं A+C, आप 3 वेरिएबल दे देते हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अगर आपने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इसी तरह से करते हैं। तो अगर ये आपके पास सी या जावा का कोड है तो आप उसको LEG में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये आपका जो है वो एग्जाम्पल है। द कंपाइलर ट्रांसलेट फ्रॉम सी टू LEG विद असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। तो आंसर क्या है इसका, सबसे पहले आप पहले इंस्ट्रक्शन को देखेंगे, आपको इसको करना बड़ा आसान है। आपके पास 2 ऑपरेंड हैं, एक बी और सी है, इन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं और थर्ड ऑपरेंड में जो है वो सेव कर रहे हैं। तो LEG में अगर आपने इसी लाइन पहली लाइन को लिखना हो तो आप सिंपली जिस तरह से देखते हैं उस तरह से लिखेंगे ऐड A, B, C। सेम तरतीब है आपके पास, देख लें A, B, C। इसी तरह से अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है ऐड की जगह आप सब की जो है वो कमांड यूज करेंगे। तो आपके पास सब करके सबसे पहले वो ऑपरेंड आएगा जिसमें आपने रिजल्ट प्लेस करना है, तो आपके पास D है। उसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट 2 ऑपरेंड्स आएंगे जिनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, A, E हो जाएगा आपके पास। फिर आपके पास एक थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, आपके पास एक स्टेटमेंट है f = G+H पैरेंथेसिस के अंदर -I+J, ये भी आपके पास पैरेंथेसिस है। तो अब क्या है जी, इसको आपने कन्वर्ट करना है असेंबली में। असेंबली में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, असेंबली में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेंगे। एक आपके पास G+H जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है इसको अलग कर लेंगे, और I+J जो है ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है इसको हम अलग कर लेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहला सिंपल है आपके पास, आपने G और H को जो है वो ऐड करवाना है, तो आप ऐड की कमांड लिखेंगे, साथ में G और H लिख देंगे। अब आपने इसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करवाना, तो नॉर्मली यहाँ पे रिजल्ट दोनों का जो है वो माइनस होने के बाद F में जा रहा है। तो अभी क्योंकि हमने इनको अलग-अलग कर लिया G+H, तो हम कह रहे हैं कि हम एक टेम्परेरी जो है वो वेरिएबल ले लेते हैं T0, ये हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं। T0 ले लिया हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल, और इन दोनों का जो सम है वो हम इसमें T0 में स्टोर करवा रहे हैं। इसी तरह से I+J है, I+J को करेंगे तो इसका रिजल्ट भी हम टेम्परेरी जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। तो आपके पास जो है वो T1 है। अब आपके पास इसका रिजल्ट भी आ गया और आपके पास इसका रिजल्ट भी आ गया, यानी कि G+H का रिजल्ट भी आ गया और I+J का रिजल्ट भी आ गया। इन दोनों को आपने माइनस करना और रिजल्ट आपका F में जाएगा। तो सिंपल आप सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ करेंगे, जिसमें रिजल्ट सेव करवाना है वो F हो जाएगा आपके पास, और बाकी जो टेम्परेरी वेरिएबल्स आपने यूज़ किए थे उनको आप यूज़ कर लेंगे, क्योंकि G+H का रिजल्ट जो है वो T0 में पड़ा हुआ है और I+J का रिजल्ट जो है वो आपके पास T1 में पड़ा हुआ है। तो ये दोनों आपके पास इस तरह से आ जाएंगे, सब F, T0, Ti होगा कि आपके पास